इस वीडियो में जो है मैं डिस्कस करूंगी कि नेगमा या नॉन एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है एक तो वो कैसे कॉज होता है और दूसरा जो उसकी कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, ये है कि हमने एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ऊपर वाले बॉक्स में ये एनोइन गैप है। ठीक है, इसमें क्या था कि एनोइंस और कैटोइंस जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, लेकिन क्यों हमारे पास नहीं आते? एनोइन गैप क्यों होता है? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिनको हम मेयर नहीं करते। ठीक है, अच्छा, और एनोइन गैप इंक्रीज कैसे होता है? जब ऑर्गेनिक एसिड्स ज़्यादा हो गए हों। ठीक है, अच्छा, नॉन एनोइन गैप में क्या होता था? आप देखें कि एनोइन गैप अनअल्टर्ड है लेकिन क्लोराइड ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो क्लोराइड ज़्यादा है, बाइकार्ब कम है, और इनको मैंने आपको बताया था कि आप इसके जो पीएच हमने एच इक्वेशन सिंप्लीफाइड लिखी है इसमें डाल के चेक भी कर सकते हैं कि अब जैसे पीएच अगर हम एग्मा की बात करें जो हाई एनोइन गैप है कि पीएच इज इक्वल टू बाइकार्ब डिवाइडेड बाय PCO2। ठीक है, तो अब अगर बाइकार्ब लो है तो मींस के इसका न्यूमरेटर लो हो गया है और डिनोमिनेटर हैवी है, तो फिर जाहिर है पीएच डिक्रीज होगी। ठीक है, अच्छा, नेगमा की बात करें हम नॉन एनोइन गैप की, तो क्या है कि उसमें हम डालें तो बाइकार्ब लो है। ठीक है, सेम, तो इसमें भी पीएच जो है वो फिर लो होगी या एसिडिक होगी। ठीक है, तो जब भी आपने एसिड बेस डिसऑर्डर देखना है आपने पीएच को देखना है, फिर आपने उसको कोरिलेट करना है कि CO2 नॉर्मल है या नहीं है, बाइकार्ब नॉर्मल है या नहीं है। फिर आपने कोरिलेट करना है कि हाँ, अगर मसलन पीएच लो है और कार्बन डाइऑक्साइड हाई है, जो कि हम इसको एज एसिड काउंट करते हैं, तो इट मेक सेंस कि ये आप इसमें कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन कौन कर सकता है? लंग्स, तो इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है। और अगर हम बाइकार्ब को देखेंगे, अगर बाइकार्ब लो है और तो वो किससे कोरिलेट करेगा? मसलन पीएच भी लो है, तो ये आपस में कोरिलेट करेंगे। ठीक है, कि बेस लो है और पीएच भी लो है, बेस हाई हो तो पीएच भी हाई हो जाती है ना। तो इसका अगर ये दोनों मसलन आप इसमें कोरिलेट कर रहे हैं तो फ़ौरन हम कहेंगे कि हाँ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक है, तो अच्छा जनाब, अब हम देख लेते हैं कि ये इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने आना है, अभी मैं आपको ये बताऊंगी, ये मैंने आपकी एग्मा की वीडियो से भी पहले बताया था कि मेन कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, एसिडोसिस की, अभी ये मैं नेगमा की कॉजेज़ नहीं बात कर रही, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, कंबाइन एग्मा प्लस नेगमा। ठीक है, कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो क्या कॉजेज़ हैं? एसिडोसिस आपकी बॉडी में कैसे हो सकता है? एक तो आपके स्टमक में एसिड है। ठीक है, और अगर एसिड बाहर आ रहा है तो जो है पीएच अल्कलोटिक हो जाएगी और अल्कलोसिस होगा। ठीक है, अच्छा, अगर जो है किडनी ने आपकी एसिडिफिकेशन करनी है, ठीक है, और किडनी अगर एसिडिफिकेशन नहीं कर रही तो फिर क्या होगा? फिर ब्लड में एसिड बिल्डअप होगा। ठीक है, और फिर एसिडिक हो जाएगी तो एसिडोसिस होगा। ठीक है, इसी तरीके से बाइकार्ब जो है पेनक्रियास रिलीज करता है, और बाइकार्ब जो है उसके लॉसेस कैसे हो सकते हैं? जीआई के थ्रू, और जीआई के थ्रू लॉसेस होंगे तो पीएच लो हो जाएगी, एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एसिड बेस डिस्टर्बेंसेस की मेन कॉजेज़ हो गई। अच्छा, अब जबकि आपने एग्मा पढ़ लिया है, हाई आयरन गैप, अब आप मुझे बताएं कि हम इसमें पीछे जाते हैं, क्या ये तो पहली स्लाइड तो खैर अल्कलोसिस की है ना, इसको तो हम स्किप ही करते हैं, एसिडोसिस की स्लाइडों पे आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या जो है ये आपने देखा है, थोड़ा सा आपने इसका जिक्र सुना है एग्मा में? याद आया? सुना है, कैसे सुना था? क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में, और लेकिन आपने जो जिक्र सुना था क्या उसमें हो क्या रहा था? उसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ थी लेकिन वो इतनी सीवियर नहीं थी कि डायलिसिस, हाँ सॉरी, वो तो इसमें इतनी नहीं ना होगी, उसमें इतनी सीवियर थी कि डायलिसिस चाहिए हो रहा था, और उसमें ये प्रोटॉन्स की रिटेंशन नहीं हो रही थी, उसमें बेसिकली मतलब सारे ही वेस्ट की रिटेंशन हो रही थी ना। ठीक है, और दूसरा
क्या आपने कोई एग्मा में, मतलब आपने किडनी का हल्का सा जिक्र सुना है, वो भी सिर्फ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का एग्मा में सुना है, वो भी माइल्ड सा सुना है। बेसिकली एग्मा में क्या हो रहा है कि कोई ना कोई ऑर्गेनिक एसिड बिल्डअप हो रहा है। अब वो कैसे बिल्डअप हो रहा है, उसके 3 बड़े मैकेनिज़म्स थे, ठीक है। क्या था, या तो वो बॉडी में खुद प्रोड्यूस हो रहा है, और कौन कौन से प्रोड्यूस हो सकते हैं बॉडी में, कीटो एसिड्स जिनको हम कीटोन बॉडीज़ कहते हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। वो किस में प्रोड्यूस हो सकते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में या स्टारवेशन में, ठीक है। दूसरा हमने देखा था कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, उसकी भी हमने डिटेल में बात कर ली। तीसरा एक हो सकता है कि कोई एसिड जो है वो अंदर रिटेन हो रहा है, उसकी रिटेंशन हो रही है, जैसे हमने बात की कि या तो एक्यूट किडनी इंजरी हुई है या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ थी। अब उन दोनों में क्या हो रहा था, एक्यूट किडनी इंजरी इतनी सीवियर हुई है कि डायलिसिस की नौबत आ गई है, ठीक है, लेकिन अभी डायलिसिस स्टार्ट नहीं हुआ, तो जो भी वेस्ट हैं वो बिल्डअप होंगे, उन्हीं में जो थोड़ा बहुत आपके अंदर फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है तो वो भी एक्यूमुलेट होगा, और वो इतना एक्यूमुलेट हो जाएगा कि वो एनोन गैप को इंक्रीज़ कर देगा। इसी तरह हमने क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की उधर बात की थी, तो वो भी जो है उसमें क्या था कि वो इतनी सीवियर मतलब थी। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कैसे होती है, मसलन जो है ना जीएफआर अगर 60% रह गया है ना, ईजीएफआर एस्टिमेटेड जीएफआर, तो हम कहेंगे कि इस बंदे को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई है। अब वो ओवर द ईयर्स आहिस्ता 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 डिक्लाइन करता रहेगा, ठीक है। फिर एक हद अगर आती है कि मसलन वो 15% रह गया है, तो अब उसको डायलिसिस रिक्वायर्ड है ना, लेकिन अभी अगर उसका डायलिसिस स्टार्ट नहीं हुआ तो ये भी उसी तरह उसको मैच करेगा ना, जैसे हमने AKI में कहा है, दोनों की एक ही स्टेज पहुंच गई है ना, इसकी ओवर द ईयर्स पहुंची है, उसकी अचानक पहुंच गई है। एंड रिजल्ट दोनों का सेम है कि सारे वेस्ट एक्यूमुलेट हुए हैं और उन्हीं में सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड एक्यूमुलेट हुए हैं और उन्होंने एनोइन गैप बढ़ा दिया था, ठीक है। और तीसरी जो मेन वजह थी कि वो कोई आपको बाहर से आपने ले लिया है, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड के आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है जिसके मेटाबॉलिज्म में ऑर्गेनिक एसिड बना है, जब वो मेटाबोलाइज, मसलन मेथनॉल, एथेनॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है ना। तो बाकी था कि आपके अंदर जो है वो लैक्टिक एसिड बन रहा है, यही 5 कॉजेज़ थी ना। अच्छा, अब जो नेगमा है उसमें हम देखेंगे कि उसमें थोड़ी डिफरेंट कॉजेज़ होंगी। और दूसरा ये आपने नोट किया है कि GI ट्रैक का कोई जिक्र नहीं आया था हाई एनोइन गैप में, ठीक है। अब इधर जो है ये जो हमने बात की थी ना कि GI ट्रैक के लॉसेस से भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, तो ये भी नेगमा में आएगा, नॉन एनोइन गैप में, ठीक है। तो जनाब नेगमा क्या है, नेगमा ये है कि एनोइन गैप क्यों नहीं चेंज हुआ, ठीक है, कि एनोइन गैप क्यों नॉर्मल रहा है, क्योंकि जो भी कोई इसमें गड़बड़ हुई है ना एनोइंस में, तो वो इंक्रीज क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन से पूरी हो गई है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है वो हाइपरक्लोरीमिक एसिडोसिस भी इसको कहते हैं। अब हम इसकी कॉजेज़ देख लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आ गए CKD, ठीक है, और फिर आपका दिमाग जाएगा कि CKD तो हमने उसमें भी पढ़ी थी, हाई एनोइन गैप में भी, और ये इधर भी आ गई है फिर से। तो फ़र्क ये है कि ये माइल्ड CKD है, इसमें इतनी तबाही नहीं हुई कि अब वो वेस्ट की रिटेंशन हो गई है और डायलिसिस की नौबत आई हुई है। उधर एनोइन गैप कैसे इंक्रीज़ हुआ था कि डायलिसिस की नौबत पहुंच गई है, इतनी सीवियर किडनी मतलब ओवर द ईयर्स इतनी सीवेरिटी हो गई है CKD की, और एसिड्स बिल्डअप हो रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें माइल्ड CKD है, ठीक है। अच्छा, और अब इसमें जो क्या हो रहा है कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं वो डैमेज हुए होंगे, और प्लस ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस की वजह से फिल्ट्रेशन नहीं होएगी, GFR डिक्रीज्ड होगा, ठीक है। दूसरा अब इसको क्या होगा PCT में, एक इसको डिफ़िकल्टी होएगी कि ये प्रोटॉन्स को एक्सक्रीट नहीं कर सकता और बाइकार्ब को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अब अगर आप नॉर्मल देखें, नॉर्मल अगर आप इस एनिमेशन को देखें कि क्या होना था इधर PCT में, कि प्रोटॉन्स जो हैं उन्होंने यूरिन में जाना था और बाइकार्ब जो है इसने एब्जॉर्ब होना था, ठीक है। अब क्या हुआ है कि
किडनी डैमेज की वजह से ये नहीं हो रहे, ये दोनों प्रोसेसेस नहीं हो रहे, तो अब क्या होगा एज अ कॉन्सिक्वेंस? प्रोटॉन्स बिल्डअप होंगे ब्लड में और बाइकार्ब जाएगा यूरिन में। ठीक है, तो वो ये अब हम अपनी एच इक्वेशन में फिट कर सकते हैं ना कि बाइकार्ब लो हो गया है, ठीक है, वो यूरिन में लॉस हो रहा है। ठीक है, तो और इसमें क्या हो रहा है कि कोई ऐसा एनोइन गैप नहीं इंक्रीज हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसमें किडनी इतनी डैमेज नहीं है कि वो उसको ये नौबत आ गई है कि वो सारे वेस्ट उसमें कलेक्ट हो रहे हैं और उन्हीं में एसिड्स भी वो रिटेन कर रही है। ठीक है, ये फ़र्क है एग्मा में जब हमने सीकेडी का जिक्र किया और नेग्मा में जब हमने किया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ठीक है, आरटीए जो है इसमें क्या होता है? आरटीए की जितनी भी टाइप्स है ना, जीएफआर इनका नॉर्मल होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। आरटीए 1 में क्या है कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ना उसका डिसफंक्शन है। ठीक है, अच्छा जी, पहले हम देख लेते हैं कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ने करना क्या था। इसने नॉर्मल, अब आप देखें कि नॉर्मल इसने क्या करना था, प्रोटॉन्स को एक्सक्रीट करना था, पोटेशियम को इसने रीअब्जॉर्ब कराना था। ठीक है, तो अब अगर ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? डैमेज हो गया है डीसीटी। ठीक है, अब क्या होगा? प्रोटॉन्स जो हैं वो ब्लड में बिल्डअप होंगे और पोटेशियम जो है वो यूरिन में चली जाएगी। ठीक है, तो अब एज अ डॉक्टर अगर आप बैठे हैं तो आपके पास रिपोर्ट्स हैं, तो आप उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको कैसा रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है। फॉर एग्जांपल, अगर उसको हाइपोकैलेमिया है और यूरिन की पीएच जो है वो ज़्यादा हो गई है। क्यों ज़्यादा हो गई है? यूरिन वैसे ही एसिडिक ही होता है, लेकिन 5.5 से ज़्यादा हो गई है तो वो अब निस्बतन अल्कलोटिक हो गई है यूरिन की पीएच के लिहाज से। ठीक है, वो क्यों हो गई है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स नहीं आए, प्रोटॉन्स ने इसको एसिडिक करना था। ठीक है, और हाइपोकैलेमिया क्यों हो गया है सीरम में कि जो आपकी पोटेशियम एब्जॉर्ब होके ब्लड में जानी थी वो यूरिन में जा रही है। तो ये दो रिपोर्ट्स देख के आप ऐसे किडनी पेशेंट को आप अंदाज़ा कर लेंगे कि इसको आरटीए 1 है, इसका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का डिसफंक्शन है। अब ये कौन कौन करा सकता है? लिथियम सॉल्ट्स करा सकते हैं। ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीजेस इस तरह से डैमेज कर सकती हैं। अच्छा, अब आपने नेगमा की दो कॉजेज़ कर ली। एक आपने देख लिया कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़, लेकिन वो माइल्ड है और उसमें क्या हो रहा है कि जो उसका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। ठीक है, तो बाइकार्ब जो है वो जा रहा है यूरिन में और प्रोटॉन्स जो है वो जा रहे हैं ब्लड में। फिर आपने देखा आरटीए 1 में जो है वो डीसीटी का डिसफंक्शन था। ठीक है, और उसमें भी क्या हो रहा था कि प्रोटॉन्स बिल्डअप हो रहे हैं ब्लड में और जो पोटेशियम है वो जा रही है यूरिन में। अब हम देखते हैं आरटीए 2। अच्छा, सारे जो आरटीए हैं ना, आरटीए मीन्स रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, इन सब में जो है ना वो जीएफआर नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा जनाब, अब इस वाले आरटीए 2 जो है इसमें पीसीटी का डिसफंक्शन है। ठीक है, अब हम पहले देख लेते हैं कि पीसीटी ने नॉर्मल क्या करना था। ठीक है, ये आपके पास पड़ा है ना, ये बाइकार्ब और पोटेशियम। ठीक है, इसने नॉर्मली क्या करना था, इसकी रीअब्जॉर्प्शन करानी थी। ठीक है, अच्छा जनाब, तो बाइकार्ब ने भी ब्लड में जाना था इधर से और पोटेशियम ने भी। अब क्या हुआ है कि इसका डिसफंक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये दोनों ही यूरिन में जाएंगे, बाइकार्ब भी यूरिन में जा रहा है, पोटेशियम भी जा रहा है, तो क्या होगा, इस बंदे को भी हाइपोकैलेमिया होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे आरटीए 1 से? उसमें जो है ना यूरिन की पीएच ज़्यादा हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि प्रोटॉन्स नहीं आ रहे थे। अब इसका डीसीटी तो इंटैक्ट है ना, इसको ये तो मसला नहीं है कि ये एसिडिफिकेशन नहीं कर सकता यूरिन की। ठीक है, डीसीटी तो उधर प्रोटॉन्स को सिक्रीट कर रहा है, तो इसलिए इसकी पीएच लो है। एक तो आप इस तरह इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। बाकी हाइपोकैलेमिया जो है वो उधर भी था और इधर भी है। ठीक है, अब इसको कौन सी कॉजेज़ कर सकती हैं? मल्टीपल माइलोमा, एंटी सीजर ड्रग्स, एसिटाज़ोलामाइड वगैरह जो हैं वो इसको कर सकती हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब हम आ जाते हैं आरटीए 4 पे। आरटीए 3 को इसलिए स्किप किया है
कि वो जो है ना उस RTA 1 और 2 दोनों का वो हो जाता है। ठीक है, अब जो RTA 4 है उसमें क्या है कि GFR नॉर्मल है और DCT का ही डिसफंक्शन है। ठीक है, तो लेकिन DCT का जो पार्ट है ना जिसने प्रोटॉन्स को सिक्रीट करना था, यानी कि जिसने यूरिन की एसिडिफिकेशन करनी थी, वो इंटैक्ट है। ठीक है, तो यूरिन की एसिडिफिकेशन हो रही है। फिर मसला क्या है? मसला ये है कि या तो DCT एल्डोस्टेरॉन को जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और या है कि एल्डोस्टेरॉन है ही नहीं है। ठीक है, तो अब एल्डोस्टेरॉन ने करता क्या है? नॉर्मली एल्डोस्टेरॉन कब रिलीज होता है? जब आपका ब्लड प्रेशर लो होता है। ठीक है ना, तो एल्डोस्टेरॉन कराता क्या है? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है और पोटेशियम की एक्सक्रीशन कराता है इनटू द यूरिन। ठीक है, और अच्छा अब क्या होगा कि एल्डोस्टेरॉन भी प्रोटॉन्स की एक्सक्रीशन कराता है। ठीक है, अब ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा यूरिन को, उसकी एसिडिफिकेशन को। क्यों? क्योंकि DCT का जो पोर्शन है जिसने वो करने हैं उसमें एसिडिफिकेशन करानी है, वो तो काम कर रहा है ना, इसलिए इसमें यूरिन की pH लो ही है। ठीक है, और जो है इसमें बाकी है कि जो, हाँ इसमें एक और जो फ़र्क है कि अब पोटेशियम जो है ना वो यूरिन में नहीं गया, तो इसमें क्या होगा? हाइपर कैलीमिया, इसके सीरम में पोटेशियम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब अगर आप एक ऐसा पेशेंट देखो, किडनी का पेशेंट है और उसका जो है सीरम पोटेशियम ज़्यादा है, तो आपको पहले ही ख्याल आ जाना चाहिए कि RTA 1 और 2 और इवन 3 वो तो रूल आउट हो गए। ठीक है, तो बाकी है कि आप यूरिन की pH भी देख सकते हैं। ठीक है, अब यूरिन की pH जो है वो RTA 2 में भी लो है, RTA 4 में भी लो है। क्यों? क्योंकि इनमें DCT का डिसफंक्शन नहीं है। ठीक है, और RTA 1 जो है सिर्फ उसमें यूरिन की pH ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब कौन कौन ये करा सकता है? ये जो है वो इसके पीछे आ गए, हाँ मतलब अगर हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म है, ठीक है, एस इनहिबिटर्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, वो सब कुछ ये करा सकते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट में आ गए हैं, आखिरी में क्या है? अब हमने कितनी कॉजेज कर ली हैं? ठीक है, अब आप देखें कि हमने CKD की है, RTA 1 की है, RTA 2 की है और RTA 4 की है। ठीक है, 4 कॉजेज हमने कर ली, और अब ये आखिरी पे हम आ गए हैं कि GI लॉसेस हो रहे हैं बायकार्ब के। ठीक है, अच्छा अब GI लॉसेस कैसे हो सकते हैं? डायरिया से हो सकते हैं, कोई पेनक्रियाटिक फिस्टुला बन गया है और पेनक्रियास से मुसलसल बायकार्ब जो सोल्यूशन है वो लीक हो रहा है। ठीक है, फिर किसी मतलब ये रेयर है, बट एब्डोमिनल सर्जरी के बाद भी इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो अभी आप ये देखें कि इसमें क्या हुआ है कि कोई भी ना तो कोई ऑर्गेनिक एसिड इसमें जनरेट हुआ है बॉडी में, ना कोई बॉडी को ऐसी मुसीबत पड़ी है कि वो ऑर्गेनिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं कर सकती और वो रिटेन हुआ है, और ना ही इसमें कोई अपने से प्रोड्यूस हो गया है जैसे लैक्टिक एसिड या कीटो एसिड्स। ठीक है ना, तो ये सारा आपका हो गया नेग्मा। ठीक है।